घनश्याम जी, मैं आज एक तस्वीर देख रहा था सुंदर। अभी आपके घर में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें वसुंधरा राजे भी आई थी। तो अभी आप ओम जी माथुर के कार्यक्रम में आप आम का उदाहरण देके कुछ कह रहे थे, उन्होंने भी कुछ कहा, तो अब तलखियां दूर हो गई है। संबंध कैसा है? अब आम जैसा, आम फलों का राजा है और उसके जो रस है उसमें थोड़ा थोड़ा खटरस है और बाकी मधुरस है। अगर सरकार ने कहीं गलत किया तो आपने आवाज बुलंद की। डॉक्टर कोयललाल मीणा भी उसी राह पे है। वो उनकी काम करने की अलग प्रकृति है, वो लगातार संघर्षरत रहते हैं। सर, 2018 में आपने राजनीतिक पार्टी बनाई। आप जो थर्ड फ्रंट है उसको राजस्थान में कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं? तो लेकिन मैं ये देखता हूँ कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट का कोई भविष्य नहीं है। पेपर लीक देश की बड़ी समस्या है। पिछली कांग्रेस राज में राजस्थान में 17-18 पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक का मामला डिजिटल और साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला। आजकल कह रहे हैं सचिन पायलट और गहलोत एक हो गए। वो कह रहे हैं कि हम एक हैं। अभी तो सब एक हैं और उसके बाद भी बिखर जाते हैं। सर, आपने पहली बार जब चुनाव लड़ा घनश्याम जी, तो ये कहा जाता है, किस्सा है कि आपने अपनी जमीन बेची, बड़ी किस्सा 80 में टिकट मिली तो पार्टी पूरी तरह से हारी हुई थी। तो हमारा एक खेत था सांवली रोड पर, हमने उसको बेचा, बेचकर चुनाव लड़ा और जीत गए। राहुल गांधी कई बार ये बयान दे चुके हैं कि संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाते, खुली चर्चा क्यों नहीं करते इस पे, ऑपरेशन सिंदूर पे। तो राहुल गांधी जी ये समझने लगे कि भाई हमने समर्थन कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा। तो वो जो भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान बोलता है। आपकी हॉबी क्या है, पसंद क्या है? और अब तो केवल जन सेवा और जो लोग मिलने आते हैं उनका काम कर सके, यही होगी। आपने राजेश पायलट के साथ कभी काम किया है? राजेश पायलट जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत है। देश का एक ऐसा नेता जो दावा कर सकता है, जब पुलिस ने लाठियां उन पे भाजी तो जयप्रकाश नारायण ने 3 दिन का आंदोलन किया। एक ऐसा नेता जिसको पहली बार टिकट मिली तो अपने गुरु के लिए टिकट छोड़ दी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान नहीं, देश के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी से। खास पॉडकास्ट करते हैं, खास बातचीत करते हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद, नमस्कार। घनश्याम जी 6 बार के विधायक रहे हैं और अब राज्यसभा के सांसद हैं। संसद के उच्च सदन में देश की और राजस्थान की जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। घनश्याम जी, पहला सवाल आपसे यही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप कब और कैसे जुड़े? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जुड़ाव पीढ़ियों से है। मेरे पिताजी, ताऊ जी, ये भी सब संघ से जुड़े रहे और मैं भी बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला तब से संघ की शाखा में अपने आप को पाया और मेरे बच्चे भी संघ से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार हम 3-4 पीढ़ियों से संघ से जुड़े हैं। तो मतलब संघ में जाना कैसे हुआ? मतलब संघ में जाना, हमारे मोहल्ले के सभी लोग जाते थे, हमारे पिताजी ताऊ जी भी जाते थे, तो हमने संघ में बचपन में जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे संघ को समझने लगे और समझने लगे तो फिर 10वीं कक्षा में मैं जब आया तब तो मैंने प्रथम वर्ष ओटीसी संघ का कर लिया, फिर द्वितीय वर्ष कर लिया, फिर तृतीय वर्ष कर लिया और फिर संघ के सारे जिम्मेदार पदों पर जो दायित्व होते हैं उनका मैंने निर्वहन किया। जयपुर जिले के सह जिला कार्यवाह तक का काम मैंने संघ के अंतर्गत किया। सर, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और आप संस्थापक सदस्य थे राजस्थान के अंदर। उस दौर में चुनौतियां क्या थी? किस तरह से आपने चुनौतियों का सामना किया? देखिए, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिल्ली में हुई। उस समय मैं वहाँ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था और 1 जुलाई 1980 को मैं पहला व्यक्ति था जो 32 लोगों के साथ, जो हम कमल के निशान पर विधानसभा में चुनकर आए, तो हम भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायकों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में मैंने भारतीय जनता पार्टी के संयोजक के नाते प्रदेश का पहला अधिवेशन सीकर में कराया। वो बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने भी उसकी बहुत तारीफ की। खुला जुलूस उनका निकाला गया और वहाँ से लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहे और हमारा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं, ये जनसंघ के रूप में जारी था। 1972 में मैं राजस्थान के यूथ विंग जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था और वहाँ से हमारा ये काम चलता रहा। हमने कई आंदोलन किए, गडरा आंदोलन किया, हमने वो सारा गौ रक्षा का आंदोलन किया
हमने बांग्लादेश को मानव आंदोलन किया, बहुत आंदोलन किए, दिल्ली में किए, राजस्थान में किए, और उन सब आंदोलनों के कारण से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पेट बढ़ती गई। और आज हमको खुशी इस बात की है कि हम जिनकी मांग करते थे कि धारा 370 समाप्त करो, वो समाप्त हो गई, 35A समाप्त करो, वो समाप्त हो गई। हम रामलला माएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहां बन गया। सांस्कृतिक उत्थान का काम प्रारंभ हो गया, 3 तलाक और वक्फ जैसे कानून बन गए। तो जो जो बात हम करते थे, जो जो मांग हम करते थे, उन मांगों को इस समय पूरा होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर हम दोहरी सदस्यता के नाम पर हमको जनता पार्टी से निकाला गया था, तो हमने पार्टी की स्थापना की, अटल जी उसके अध्यक्ष बने, आडवाणी जी उसके पहले महामंत्री बने, और दिल्ली के बाद बंबई में 31 दिसंबर को शिवाजी पार्क में अटल जी का बहुत बड़ी सभा में उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और वो कमल आज सारे भारतवर्ष में खिल गया है। तो उस स्थापना से लेकर अब तक का जो इतिहास रहा है वो बहुत रोमांचक रहा है और वो आशा प्रदान करने वाला है। और आज भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गति और शक्ति प्राप्त हो रही है और जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, नव प्रेरणा देश में आ रही है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सैन्य सामरिक क्षेत्र में, सब में भारत ऊपर ही ऊपर जाता रहा है। तो मैंने तो एक लेख में कहा है कि सर्वतोभद्र क्रांति के नायक हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। अटल जी की कार्यशैली ने आपको बड़ा प्रभावित किया घनश्याम जी। अटल जी का कोई ऐसा स्मरण जो आपके जहन में बार बार आता है, आपको याद आता है? अटल जी के साथ मैं गडरा आंदोलन में था। गडरा भारत के अंतिम स्टेशन है, उसके 500-600 मीटर के बाद पाकिस्तान की सीमा हो जाती है। हमने गडरा आंदोलन किया तो वाजपेयी जी गडरा में, मैं संयोजक था आंदोलन का, तो गडरा में वाजपेयी जी रुके थे और 8 बाई 8 का एक कमरा था रेलवे स्टेशन पर, उसमें लाइट तक भी नहीं थी। तो उसमें पूरी रात अटल जी के साथ मैंने निकाली थी। वो एक बहुत रोमांचक बात थी। वो घूमते घूमते फिर गर्मी में इधर आ गए रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, उधर पाकिस्तान की सेना के गाड़ियां आ गई, उनको घूमते देखकर, इधर फिर भारतीय सेना की गाड़ी आ गई, उनको अपहरण से बचाया। तो इस प्रकार का उनके साथ मेरा संबंध रहा है। और भी बहुत उनके प्रसंग रहे हैं, लेकिन ये प्रसंग बहुत बढ़िया उनके साथ रहा है। अटल जी की कौन सी कविता आपको बहुत पसंद करती है, आप बार बार उपयोग करते हैं? सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता। ऐसी बहुत सी उनकी कविताएं हैं। चिनगारी का खेल बुरा होता है, जो दूसरों के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है। ये उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान के लिए लिखा था। बहुत सी कविताएं उनकी है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये बहुत सी उनकी कविताएं हैं जो हमेशा प्रेरणा देती हैं, देती रहेंगी। सर, आपने पहली बार जब चुनाव लड़ा घनश्याम जी, तो ये कहा जाता है, किस्सा है कि आपने आपको जमीन बेचनी पड़ी पुश्तैनी। क्या किस्सा था वो? कैसे? क्या पैसे नहीं थे? क्या कारण? देखिए, मुझे सबसे पहले टिकट मिली थी स्वतंत्र में। मेरी मिली हुई टिकट को षड्यंत्र करके, अब मुझे खुशी है कि हमारे जिनके साथ में प्रैक्टिस करता था मदन लाल जी सोनी, उनको दिला दी गई, वो हार गए। फिर 80 में मुझे टिकट मिली। 80 में टिकट मिली तो पार्टी पूरी तरह से हारी हुई थी। तो हमारा एक खेत था सांवली रोड पर, हमने उसको बेचा, बेचकर चुनाव लड़ा और जीत गए। कितना बीघा खेत था? पूरा बेच दिया सर? 21 बीघा खेत था उस समय। शिकर की बीघा छोटी होती है, तो बेच दिया था और वो बेच गए और उसके बाद जीत कर आ गए। उसके बाद में ये कहानी लंबी चलती रही। सर, वो चौधरी देवीलाल जी वाला क्या किस्सा था? आप चुनाव हार गए थे एक बयान के कारण उनके, वो चौधरी देवीलाल जी आते हैं यहाँ पे। चौधरी देवीलाल जी का, मैं जो एक बार सिकर से चुनाव हारा, उस समय मैं हारा हुआ नहीं था, मैं एक तरह से जीता हुआ था। लेकिन बलराम जी जाखड़ सिकर से MP बन गए थे और चौधरी देवीलाल जी और बलराम जी जाखड़ के आपस में संघर्ष हुआ था चुनाव में। हम चौधरी देवीलाल जी के साथ थे,
लेकिन फिर जब मेरा चुनाव आया तो उस समय चौधरी देवीलाल जी जीते थे, लेकिन सीकर विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, घनश्याम ने तो सीकर विधानसभा मुझे हरा दिया, लेकिन आप इसको जिता देना। तो उस लोगों ने उसका कुछ गलत अर्थ लिया, लेकिन वो मूल बात नहीं थी। मूल बात ये थी कि उस समय मुझे जीते हुए को बलराम जी जाखड़ ने षड्यंत्र कर कर प्रशासन से मिलकर, उस समय कोई चुनाव आयोग को नहीं मानता था, टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो मुझे हारा हुआ घोषित करा दिया था। लेकिन फिर हमने उसकी पिटीशन की, और पिटीशन जिस दिन हुई उस दिन उन्होंने कहा कि वो ईसरानी जी जज थे, तो उन्होंने कहा कि पिटीशन तो अलाउड कर सकते हैं, लेकिन इनफेक्चुअस है, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी का ढांचा ढहने के बाद में 16 दिसंबर को सभी विधानसभाएं भंग हो गई थी, इसलिए उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो आपने भी ज़्यादा फिर राम मंदिर आंदोलन में जुटे रहे आप? फिर तो राम मंदिर आंदोलन हो गया, वो सारा काम हो गया, फिर चुनाव हो गया, फिर चुनाव में चौमुसे में जीत कर आ गया, फिर वो तो बात होती। घनश्याम जी, आप भैरव सिंह जी बाबू साहब की सरकार में मंत्री रहे। भैरव सिंह जी से आपको जीवन में क्या सीखने को मिला, और उनका कोई ऐसा स्मरण जो आपके जहन में बार-बार आता है? देखिए, शेखावत साहब के बहुत संस्मरण है, लेकिन शेखावत साहब एक तो भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय परंपराओं है, उनके जनक और उनके विश्वविद्यालय थे। उनको अपन विश्वविद्यालय कह सकते हैं। तो हमने उनसे एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी सीखा, दूसरा वो लोक व्यवहार में उनके जैसा नेता नहीं, जो सुबह से लेकर रात तक मिलने वालों से मिलते ही रहते थे और बात करते रहते थे, और उनकी नबज रहती थी जनता पर, और गरीबों के और आम आदमी के पक्ष में उनकी बात होती रहती थी। तो उनका कई प्रसंग है, लेकिन एक प्रसंग मुझे ध्यान है। जब मैं विधानसभा में पहली बार गया तो लिफ्ट खराब थी, तो हम रैंप से चढ़कर वहां गए, तो जाते मुझे उन्होंने रास्ते में कहा कि घनश्याम, इस विधानसभा में कुछ लोग आते हैं, वो एमएलए बन जाते हैं, दोबारा रिपीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं जो इसके पटल का प्रयोग करके नेता बन जाते हैं। तो तुम एमएलए बनने की कोशिश मत करना, नेता बनने की कोशिश करना। ऐसे उनके बहुत से उदाहरण हैं। जब उनके बाईपास सर्जरी हुई उसके बाद वो आए, फिर दोबारा बाईपास सर्जरी उसके बाद आए। उन सारे कामों के बीच में उनके साथ मेरा बहुत अच्छा संपर्क रहा, और मैंने उनसे राजनीति में, व्यवहारिक राजनीति में बहुत कुछ सीखा। सर, हम देखते हैं कि आप भी पार्लियामेंटेरियन रहे अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बोलते थे विधानसभा में, लोग आज भी आपको मिस करते हैं। कुछ लीडर्स हैं जिनको आज भी राजस्थान की विधानसभा और दर्शक या जो पत्रकार हैं वो देखते हैं तो कहते हैं कि भाई घनश्याम जी यहाँ पे होने चाहिए थे, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, कई ऐसे नाम आते हैं जो बहुत अच्छा बोलते थे। तो अब लोग आपको मिस करते हैं आप लोगों को, और आप बहुत अच्छा बोलते थे उस समय तो। लेकिन बहस भी होती थी, तीखी बहस भी होती थी सत्ता पक्ष और विपक्ष में। लेकिन आज जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार ऐसी टिप्पणियाँ हो जाती है जो ओछी बोल सकते हैं जिसे, या ऐसी टिप्पणी नहीं होनी, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं कि सभी को एक मैसेज जाए जो यंग देखिए, राजस्थान की जो राजनीति रही है, वो राजनीति सुखाड़िया जी, भरू सिंह जी, पूनम चंद जी बिश्नोई, नाथुराम जी मिर्धा, ये सब लोग रहे शुरू के 52 से लेकर। इन लोगों ने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति राजस्थान में विकसित की थी कि विधानसभा के अंदर जितना बोलना उतना बोलो, जितनी आलोचना करो उतनी आलोचना करो, जितने आरोप सही हो लगाओ, लेकिन विद्वेष नहीं होता था और राजनीतिक द्वेष नहीं होता। विधानसभा के बाहर बैठकर लोग कैसा लगाओ, और फिर आपस में लड्डू खाते थे, बातचीत करते रहते, एक दूसरे के साथ सहायता करते रहते थे। मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं, लेकिन मैं उनको अभी यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता। तो आपस में अपने विरोध में होते हुए भी, बहुत कड़ी आलोचना करने के बाद भी मधुर संबंध थे, और राजनीतिक संस्कृति ऐसी थी कि सुख दुख में, हारी बीमारी में, शादी विवाह में एक दूसरे के साथ आना जुलना, मिलना, बात करना, अरे बहुत अच्छा काम होता था। अब जो कटुता बढ़ रही है, वो कटुता संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, इसलिए उस कटुता में नहीं जाना चाहिए। एक, और आलोचना करते समय आलोचना करने वालों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जनहित की बात में आलोचना करें, वो व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की आलोचना को छोटे स्तर पर ले जाएं,
वो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और वो राजस्थान की विधानसभाओं के अनुरूप भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में प्रशिक्षण शिविर पार्टियों को लगाने चाहिए या विधानसभा के अंदर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर लगे तो उनसे ट्रेनिंग हो। देखिए, अब पीढ़ी तो परिवर्तन होती है। हम लोग थे, हमारे पहले लोग थे तो उनको हम देखते थे, फिर हम थे तो हमको भी लोग देखते थे। अब चूंकि हम भी एक उम्र को पार कर गए हैं तो दूसरी पीढ़ी आएगी, तो उस पीढ़ी को जो पुरानी बहस है, जो पुरानी डिमांड्स पर बहस है, सारी बहस है, उन बहस को सुनकर अपने बोलने का और अपने विचार करने का काम करना चाहिए। और एक विधानसभा के जो सत्रों की संख्या कम हो रही है, वो संख्या भी बढ़नी चाहिए, जैसे एकदम से उतावले होकर लोग हंगामा नहीं करें और उनको अपनी बात करने का अवसर मिले। सर 2018 में आपने राजनीतिक पार्टी बनाई। आप जो थर्ड फ्रंट है उसको राजस्थान में कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं? देखिए, हमारा जो पार्टी बनाने का काम था वो एक उद्देश्य के लिए था, तो लेकिन मैं ये देखता हूँ कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट का कोई भविष्य नहीं है। यहाँ पर बहुत पार्टियां बनी हैं, यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी भी आई, यहाँ पर रामराज परिषद भी रही, यहाँ पर कई पार्टियां रही है, लेकिन किसी पार्टी का भविष्य लोक दल भी रहा, जनता दल भी रहा, जनता दल जेडीयू भी रहा, दिग्विजय सिंह भी रहा, बहुत सी पार्टियां आई। समाज ये बहुजन समाजवादी पार्टी भी कई बार 4-4, 5-5 सीट लेकर आई। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में दो ध्रुवीय राजनीति है, यहाँ पर तीन ध्रुव नहीं हो सकते राजनीति के, इसलिए राजस्थान में तीसरे फ्रंट का कोई भी किसी प्रकार का भविष्य नहीं। आप मानते हैं कि थर्ड फ्रंट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। रीजन क्या? पॉलिटिकल स्थितियां, आई मीन जातिगत स्थितियां या और कोई कारण? नहीं, जातिगत राजस्थान की पॉलिटिक्स पंचायत से लेकर ऊपर तक दो दलों में बटी हुई है, तो तीसरे दल की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं। आप राज्यसभा में पहुंच चुके हैं घनश्याम जी। कौन-कौन से राजस्थान के महत्वपूर्ण मुद्दे, मुझे ध्यान है कि पानी का आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था ईआरसीपी, और कौन-कौन से मुद्दे आपने? देखिए, राजस्थान के बहुत मुद्दे मैंने उठाए हैं। मुख्य रूप से मैंने जो शेखावाटी में यमुना का जल आना है उस विषय पर उठाया और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के और सिंचाई मंत्री जी के हस्तक्षेप से राजस्थान के और हरियाणा के बीच में समझौता हो गया, उसके बांध भी बढ़ने शुरू हो गए। ये बहुत बड़ा काम हुआ राजस्थान में, तो इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट 5 साल तक गहलोत साहब के कार्यकाल में अटकता रहा, उसको प्रोजेक्ट को भी शुरू करने का काम हो गया, उसकी डीपीआर हो गई, उसका समझौता हो गया, तो वो भी मैंने राज्यसभा में बोला था। तो ये दो काम बहुत बड़े हैं राजस्थान के लिए, जो राजस्थान के लिए हुए हैं। अब तीसरा जो बड़ा काम है राजस्थान के लिए होना है वो है कि ये सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द की है, उसमें जो भी बेनिफिट होने वाला है वो पंजाब और राजस्थान और हरियाणा, ये उसके सबसे ज्यादा लाभार्थी रहेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा। सर ऑपरेशन सिंदूर एक जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया आतंक को और पाकिस्तान को भी, जो पनाह देता देखिए, था। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सामरिक शक्ति, भारत की आकाशीय सुरक्षा और भारत की सटीक निशानबाजी और भारतीय सेना के प्रभुत्व को दुनिया में स्थापित कर दिया। हमने 22 मिनट में उनके वो सारे ठिकाने नष्ट कर दिए जो हमको आतंकवादियों के खिलाफ करने थे। भारत सरकार ने कभी नहीं कहा वो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। तो उनके निशान हमने समाप्त किए और उनके जनाजे में पाकिस्तान का सेना प्रमुख जा रहा है और जनरल जा रहे हैं, तो इसे प्रमाणित हो गया कि पाकिस्तान के संरक्षण से वो काम करते थे। फिर भारत पर जब ड्रोन से हमला किया तो फिर भारत की सेना ने जो ब्रह्मोस मिसाइलों का अटैक कर रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर, इस्लामाबाद एयरबेस पर 12 जो उनके एयरबेस थे उनको नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इतना बड़ा काम भारत की सेना ने किया। उसी से प्रेरणा लेकर मुझे लगता है कि इजराइल भी जो है उस काम को कर रहा है, ईरान भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। भारत ने युद्ध का रुख ही बदल दिया, सीमा पार किए बिना अपने काम करके उन्होंने दिखा दिया। तो ये भारतीय सेना का शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साहसिक नेतृत्व
वो इस काम के लिए बधाई का पात्र है कि हमने कर दिया। सर लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो आपने संसद का सत्र नहीं बुलाया, आपने ये ट्रंप बीच में बोले, तो राहुल गांधी कई बार ये बयान दे चुके हैं कि संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाते, खुली चर्चा क्यों नहीं करते इस पे, ऑपरेशन सिंदूर पे। हालांकि राहुल गांधी की पार्टी के कुछ सांसद शशि थरूर हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ भी की है। देखिए, राहुल गांधी जी की बात करना तो व्यर्थ सा है, क्योंकि पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे भारत के, और आज भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखकर ऑपरेशन सिंदूर की और युद्ध विराम का समर्थन किया। उसी प्रकार से शशि थरूर ने किया, उसी प्रकार से कांग्रेस के बहुत नेताओं ने किया। तो राहुल गांधी जी ये समझने लगे कि भाई हमने समर्थन कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा। तो वो जो भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान बोलता है, लेकिन पाकिस्तान भी एक दूसरी भाषा बोलने लगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमारा जो युद्ध विराम हुआ है वो सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री ने हमको फोन किया कि क्या हम भारत के विदेश मंत्री से बात कर लें। हमने स्वीकारोक्ति दी, तो भारत के विदेश मंत्री से बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप भारत से बात करो। तो हमारे डीजीएमओ ने भारत से बात की और इस कारण से ये युद्ध विराम हुआ। अब उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि ट्रंप तो ऐसे ही कहता रहता है, इसलिए ट्रंप की बात का पाकिस्तान ने भी खंडन कर दिया। और मोदी जी ने 35 मिनट की अपनी टेलीफोन वार्ता में उनको साफ बता दिया कि हमने न तो किसी की मध्यस्थता मानी है, न मध्यस्थता मानेंगे, यह द्विपक्षीय मामला है, उसी प्रकार से हेल्प करेंगे, न इसको यूएनओ को कोई अधिकार है न और किसी को अधिकार है। अरे भारत का आंतरिक मामला है, ये बात हमने तय कर दी। और जो ये राहुल गांधी जिस प्रकार की बात बोलते हैं, वो न देश के हित में है, न कांग्रेस के हित में है, न उनके हित में। आपको लगता है कि राहुल गांधी उनके नैरेटिव पे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के, आपने कहा ना कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो बोलते तो हैं, लेकिन उनके बोलने से फायदा पाकिस्तान को होता है। पाकिस्तान उनका ही भाषणों का उद्धरण देकर बार बार भारत की विदेशों में आलोचना करता है। संजाम जी, थोड़े छोटे मोटे हल्के फुल्के सवाल पूछ लेता हूँ। आपको हॉबी क्या है, पसंद क्या है आपको? मेरी हॉबी मूल रूप से तो पढ़ना है, और मैं जब खेलता था तो मैं कबड्डी खेलता था। तो मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी की टीम में था, कबड्डी का मैं कलर होल्डर हूँ, और डिबेट कंपटीशन में मैं खूब भाग लेता था। तो वो मेरी हॉबियाँ थी। और अब तो केवल जन सेवा और जो लोग मिलने आते हैं उनका काम कर सकें, यही हॉबी है। तो मैं पिक्चर्स देखता हूँ, पोते पोतियों के साथ भी दिख जाती है, कभी उनके साथ भी खेल लेते हैं आप? पोते पोतियों के साथ में उनको कोशिश करता हूँ कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएं और हमारी विरासत जितना अपन बता सकते हैं बताकर उनको संस्कारित करने की कोशिश करें, और उनके साथ खेलता भी हूँ। तो बचपन के दिन याद आ जाते हैं। बचपन में कौन कौन से गेम्स खेलते थे यहाँ बचपन में? बचपन में तो भाई हमारे पास कोई गेम नहीं थी, गुल्ली डंडा गेम थी, हुड़दड़ा हम खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, दौड़ लगाते थे, घोड़ा कबड्डी होती थी वो खेलते थे। उस समय और कोई साधन नहीं थे, तो हम तो यही खेल खेलते। घनश्याम जी, मैं आज एक तस्वीर देख रहा था सुंदर, अभी आपके घर में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें वसुंधरा राजे भी आई थी। तो अभी आप ओम जी माथुर के कार्यक्रम में आप आम का उदाहरण देके कुछ कह रहे थे, उन्होंने भी कुछ कहा, तो अब तलखियां दूर हो गई है? देखो, मेरी वसुंधरा जी से कभी तलखियां रही नहीं। व्यक्तिगत रूप से हमारे में कभी भी किसी प्रकार का आपस में दुराव या बोलने में कभी भी क्रोध, आक्रोश, रोष कभी नहीं रहा। हम हमेशा इसी प्रकार से 1977 में मेरा पहला उनसे परिचय हुआ था, तब से लेकर आज तक कभी हमारा किसी प्रकार का विद्वेष नहीं हुआ। मतलब आप उनकी लीडरशिप पसंद करते थे उस समय? लीडरशिप तो मैं उनके मंत्रिमंडल मंत्री रहा। लीडरशिप मतलब अच्छी लगती थी आपको? लीडरशिप तो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी थी, तो लीडरशिप जब तय कर दी तो हमने लीडरशिप को माना ही। और जब उनके मंत्रिमंडल मंत्री रहा और मुख्यमंत्री रही, तो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में नेता रही। क्योंकि लोग ये खबरें छप रही थी बीच में भी, जब आपने ओम जी माथुर के इधर एक आम का उदाहरण देके बयान दिया, तो लोगों को लगा अभी भी तलखियां हैं। नहीं, वो तलखियां नहीं, वो उदाहरण ऐसा था अच्छा कि हमारा संबंध कैसा है, आम जैसा, आम फलों का राजा है।
और उसके जो रस है उसमें थोड़ा थोड़ा खटरस है और बाकी मधुरस है। तो मधुरस और खटरस मिलकर स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहते हैं, रस का आनंद भी आता है। इसलिए मैंने उसका उदाहरण दिया था। वो न तो कोई व्यंग था और न कोई वो तल्खी थी, वो तो केवल एक श्रेष्ठ उदाहरण था, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। घनश्याम जी, डॉक्टर करुणलाल मीणा और आप भी 13 से 18 तक बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन उसके बावजूद आपने, अगर सरकार ने कहीं गलत किया तो आपने आवाज बुलंद की। डॉक्टर करुणलाल मीणा भी उसी राह पे है, तो क्या आपने अलग राह कर ली? आपको लगता है कि सरकार में रह के सरकार का खिलाफत नहीं करनी चाहिए, अंदर ही अंदर बोलना चाहिए? देखिए, वो एक जो प्रसंग मेरा था वो अलग प्रसंग था। उसके अलावा मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का कभी विरोध नहीं किया और मैं जन्मजात इसमें रंगा हुआ हूँ। मैं स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक के रूप में ही रहना चाहता हूँ और स्वयंसेवक के रूप में ही जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरा तो पूर्ण समर्पण संघ की विचारधारा के प्रति है और उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब तो आपके पुराने मित्र हैं, कभी उनसे डॉक्टर साहब भी स्वयंसेवक हैं, मेरे साथ काम किया हुआ है। वो जब पढ़ते थे तब से शाखा लगाते थे। वो भी शिक्षित स्वयंसेवक हैं और वो भी संघ की विचारधारा से पूरे बंधे हुए हैं। अभी वो छापे भी डाल रहे हैं। अब काम करने की अलग अलग सबकी होती है, वो उनकी काम करने की अलग प्रकृति है। वो लगातार संघर्षरत रहते हैं और लगातार वो अपना काम करते रहते हैं। आपने राजेश पायलट के साथ कभी काम किया, या राजेश पायलट की मतलब विपक्ष में थे लेकिन उनकी राजेश पायलट जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। मैं उनसे एक दो बार मिला भी था और उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले पहुंचने वालों में SMS हॉस्पिटल में ही था। तो राजेश पायलट जी से मेरा अच्छा संबंध रहा। अच्छे नेता थे मतलब राजेश? हाँ, नेता, अच्छे नेता। सर, ये आप जब आपने राजनीति स्टार्ट की तो आप उस समय और आज आदर्श कौन है मतलब आपको? देखिए, राजनीति में आदर्श तो मूल्य होते हैं। तो दीनदयाल जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, अटल जी तक, जितने भी लोग रहे हैं वो राजनीति में रहे हैं। लेकिन राजनीति में प्रमुख रूप से आज़ादी के बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने और डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहिया ने, उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं दी। दीनदयाल जी ने अंत्योदय कहा। आज मोदी जी की गरीब कल्याण की सारी योजनाएं अंत्योदय को समर्पित है। समता मूलक समाज की बात करी लोहिया जी ने, वो इस समय नरेंद्र मोदी जी उसको परिपूर्ण कर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक चेतना का वंदन अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। भारत को सामरिक ताकत बढ़ाने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, सड़कों के क्षेत्र में काम किया। आज उन कामों को शिखर पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये सभी आदर्श। सर, मोदी जी के आपके व्यक्तिगत रिश्ते लोग बताते हैं, और मुझे किसी ने बताया जब वो महामंत्री थे संगठन के, तो इस वाले मकान में, आपके श्यामनगर मकान में भी वो उनका आना जाना रहा। मोदी जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। वो जब संगठन मंत्री थे, अखिल भारतीय मंत्री थे, संगठन मंत्री, तो हमने 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया था। उस प्रशिक्षण शिविर में हम एक ही कमरे में दोनों साथ साथ रहे थे और उसी समय उनका यहाँ भी आना हुआ था, घर पर भी। और मोदी जी से उसके बाद भी लगातार, फिर वो महामंत्री रहे, फिर उन्होंने वो एकता यात्रा का संचालन किया, फिर उन्होंने आडवाणी जी की यात्रा का संचालन किया। तो मैं भी राजस्थान में उनका संयोजकता यात्राओं का, तो मेरा उनसे बहुत लगातार संपर्क रहता रहा। फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भी उनसे संपर्क रहा। फिर वो प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने राज्यसभा मुझे भेज दिया, तो उनका संपर्क अभी कायम है। उनका आपसे जब जब तस्वीरें जो आती है मैं देखता हूँ तो कि मैं मित्रतापूर्ण, उनका सौहार्दपूर्ण संबंध रहता है। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी इतनी स्नेह से मिलता है। मुझे वो याद आता है, संस्कृत की सुभाषित है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। वो अपने स्वयं के बारे में वज्र से अधिक कठोर है। सुबह 4:30 बजे उठना और रात को 12 बजे तक काम करना और निरंतर काम करना, तो अपने प्रति बहुत कठोर था उनमें। मृदुनी कुसुमादपि, लेकिन दूसरे सब लोगों से संबंध में वो फूल के समान है, कुसुम के समान। हंसते खिलते प्रेम से बात करते हैं, पारिवारिक बात करते हैं। ये उनकी बहुत विशेषता है। तो जब भी मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। वो भी बहुत प्रेम से बात करते हैं, तो लगता है कि
प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी हैं केवल। और जब वो एक्शन लेते हैं तो सारे भारत का, ये विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, ये उनमें विशेषता है। सर आप जब राजस्थान को देखते हैं तो सर एक बड़ी समस्या है सूखे की, जो आपने कहा कि पानी की समस्या, ये इसका समाधान क्या है? अल्टीमेट कैसे समाधान होगा? देखिए, राजस्थान में भूगर्भ जल नीचे जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की क्षेत्रफल 10% है हिंदुस्तान का, और पानी भूगर्भ 1% है, और जनसंख्या 6% है, और पशुओं की संख्या भी ज़्यादा है। तो राजस्थान को, लेकिन राजस्थान का सौभाग्य रहा कि हमारे यहाँ 5 प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई। इंदिरा गांधी कैनाल हो गई, गंग कैनाल हो गई, भाखड़ा कैनाल हो गई, फिर नर्मदा से पानी आ गया, फिर चंबल से पानी आ गया। अब जो ये 2 पानी और हो जाएंगे, ये जमुना का पानी और ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान कैनाल, ये होने के बाद में राजस्थान में पेयजल की समस्या और उसका समाधान होगा। दूसरा, प्रकृति भी बदल रही है। पिछले 11 वर्ष से लगातार राजस्थान में अकाल नहीं पड़ा, सूखा नहीं पड़ा है, तो वो पानी की जो आवक है वो भी बढ़ रही है, हमारे बंदे भी बढ़ रहे हैं, और पानी के लिए जो भी ये जो बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं, उससे राजस्थान की पानी की, पेयजल की और सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, और पेपर लीक देश की बड़ी समस्या है। पिछली कांग्रेस राज में राजस्थान में 17-18 पेपर लीक हुए। युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नौकरी पे टिका होता है, ग्रामीण क्षेत्र में। आप कोई ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आपको क्या लगता है इस समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, और कैसे इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और आरपीएससी में कैसे लोग जाने चाहिए? देखिए, आरपीएससी में लोग कैसे जाएं, वो ऐसे ऑनेस्ट, ईमानदार, अच्छे प्रशासक को आरपीएससी में नियुक्त किया जाना चाहिए। एक बात तो यह है, और राजस्थान सरकार ने भी जो चेयरमैन बनाए वो इसी प्रकार के आदमी हैं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि ये समय के अनुसार बदलती हुई परिस्थिति है। साइबर क्राइम रोज 6,000 हो रहे हैं। तो पेपर लीक का मामला डिजिटल और साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसमें उसी प्रकार के विशेषज्ञों की राय लेकर उसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, और कुछ व्यवस्थाएं की गई है। अब पिछली बार से राजस्थान में 3 पेपर हुए हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये एक तो मानव की प्रकृति है, और एक षड्यंत्र के कारण से, और एक साइबर क्राइम का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो गया है। अब आप एक छोटी सी चीज में ले जा सकते हैं, कैमरा कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सारा जो काम हुआ है, उसमें नए अपराध के तरीके आ गए हैं, तो अपराध को दबाने के भी नए तरीके आ गए हैं। मोबाइल की से लोकेशन आप पता कर लेते हैं, सीसीटीवी कैमरा से आपको फुटेज का पता लग जाता है। तो वैसे इसका भी कोई रास्ता निकलेगा, निकालना ही चाहिए। आपको लगता है कि पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल? पेपर लीक से और हर मामले को न्यायालय में चुनौती देने से और न्यायालयों के लगातार हस्तक्षेप से नियुक्तियों में विलंब हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जिसमें पेपर लीक भी नहीं हो और न्यायालयों को हस्तक्षेप भी नहीं करना पड़े। इस प्रकार की पेपर के बारे में अब व्यवस्था करनी चाहिए। और आपको लगता है कि समयबद्ध होना चाहिए, मतलब टाइमिंग शेड्यूल होना चाहिए परीक्षाओं का? तो राजस्थान सरकार ने घोषित किया है, हर परीक्षा का 12 महीने का कौन सी परीक्षा भर्ती होगी, कौन सी का टाइम शेड्यूल होगा, उसी प्रकार होना चाहिए। मतलब परीक्षा निर्धारित होना चाहिए सब कुछ? परीक्षाओं का पूरा साल भर का चार्ट जो है निर्धारित होना चाहिए, और उसी के हिसाब से परीक्षा होनी चाहिए। सर अभी बच्चों को बड़ी समस्या राजस्थान में है कि बेरोजगारी की है, और आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो मैंने तो कई बच्चों से बातचीत की, वो ये कहते हैं कि सर हम गांव के रहने वाले हैं, तो सरकारी नौकरी लगेगी जब ही शादी होगी। राजस्थान में तो ये बड़ी समस्या है। तो सर बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी सेक्टर से नहीं हो सकता। उसके लिए औद्योगिकरण भी आवश्यक है, उसके लिए सर्विस सेक्टर भी आवश्यक है। भारत में निरंतर सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, भारत में कृषि पर निर्भरता भी कम हो रही है, और भारत में सरकारी नौकरियों का भी स्कोप बढ़ता जा रहा है। इन सब बातों से मिलकर, और भारत में नए स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, और नए लोन भारत सरकार ने मुद्रा लोन जैसी योजनाएं चालू की है, उन सब की सफलता के कारण से बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पाएगा। लेकिन संपूर्ण बेरोजगारी पर नियंत्रण विश्व में भी कहीं नहीं है, लेकिन भारत में पिछले 11 वर्षों में रोजगार देने के और रोजगार उपलब्ध कराने के काफी साधन बढ़े हैं। केवल बेरोजगारी उस क्षेत्र में है
कि जिस क्षेत्र में हर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी नौकरी करना चाहता है सरकार की, उसमें है समस्या। बाकी और प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, उसमें सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ा हो गया है, इन सब में काम आदमी कर सकते हैं। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और ये सारे वैज्ञानिक जितने भी अनुसंधान हैं उनमें सब में है, तो वो सब काम बढ़ रहा है। सर एक सवाल है युवाओं का आपकी, मैं जब पूछ रहा था युवाओं से, आपके लिए पॉडकास्ट करने आ रहा हूँ, उनका था कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, घनश्याम जी जरूर पूछिएगा। देखिए, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए 2 बार राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया और हम लोग भी बार बार मांग करते रहे हैं, लेकिन 8वें शेड्यूल में अभी शामिल करने के लिए कई वर्षों से कई भाषाओं की मांग है, वो नहीं आई है। और राजस्थानी भाषा के बारे में राजस्थान में भी कुछ लोग जो है उसको राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का विरोध करते हैं। तो समय आएगा जब राजस्थानी को मान्यता मिलेगी। आपका पक्ष क्या है मिलनी? मैं तो राजस्थानी के पक्ष में हूँ, शुरू से बोलता हूँ। सर आप ऊर्जा मंत्री भी रहे और राजस्थान में बिजली की बड़ी समस्या है, लेकिन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार बहुत प्रयास कर रही है सरकार। राजस्थान में अभी बिजली की समस्या नहीं है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो 300 क्लियर संडेज है राजस्थान के पास, इसलिए सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का और हाइडल एनर्जी भाखड़ा से और चंबल से और माई से हमको हाइडल भी मिलती है। और राजस्थान में अब जो प्रधानमंत्री की वो सौर योजना चली है हर घर में, तो वो अगर काम होंगे और कुओं के ऊपर ये पंप लगेंगे तो उसके बाद में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक अंतिम पॉलिटिकल सवाल, आजकल कह रहे हैं सचिन पायलट और गहलोत एक हो गए, वो कह रहे हैं कि हम एक हैं। कांग्रेस पार्टी में एक हो या अलग अलग हो, अभी तो सब एक हैं और उसके बाद भी बिखर जाते हैं। तो कांग्रेस के पार्टी के लिए तो कहावत हो गई है कि यूनाइटेड दे फॉल और डिवाइडेड दे ग्रो। घनश्याम जी एक अंतिम सवाल, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप, यंगस्टर को और देखो, युवकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म ऐसे भारत में हुआ है जो विश्व की चौथी आर्थिक व्यवस्था बन गया और तीसरी बनने वाला है। उनका जन्म ऐसे भारत में हुआ है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है। उनका जन्म ऐसे भारत में हुआ है जो जीडीपी विश्व में सबसे अधिक बढ़ती हुई है। उनका जन्म ऐसे भारत में हुआ है जिसमें सबसे ऊंचा चेनाव का ब्रिज बना है, जिससे सबसे ऊंची स्टेच्यू यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसमें सबसे बड़ी बैठी मूर्ति रामानुजाचार्य की है, जिसमें सबसे बड़ा भारत मंडपम विश्व का सबसे बड़ा वो बना हुआ है। और युगे युगे न भारत है, ऐसा कर कर भारत की नई संसद बनी है जिसमें सांस्कृतिक वैभव को भारत को दर्शाया गया है। ऐसे स्वाभिमानी और समृद्ध भारत में उनका जन्म हुआ है और उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। वो परिश्रम करेंगे तो भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में उनका योगदान है। सर एक सवाल रह गया अंतिम, नई शिक्षा नीति आई है, आप शिक्षा मंत्री रहते हो, आपने बहुत काम किए, तो इस दृष्टि में राजस्थान में क्या क्या पढ़ाना चाहिए, क्या चेंज होने चाहिए? देखिए, नई शिक्षा नीति में बहुत साफ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है और भारत के प्राचीन ज्ञान पर जोर दिया गया है और विद्यार्थियों को छूट है कि वो एक साथ कई सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति भारत में आज़ादी के बाद में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और उससे राजस्थान को नहीं हिंदुस्तान भर में लाभ हो रहा है और उस शिक्षा नीति के कारण से हम बहुत आगे चले जाएंगे। चलते चलते एक सर, स्ट्रेस को दूर करने के लिए घनश्याम जी क्या करते हैं हैप्पी इंडेक्स बढ़ाने के लिए? भैया, मैं तो गपशप करता हूँ और हंसता हूँ और मौज रहता हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस होता ही नहीं। तो ये थे घनश्याम तिवारी जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका कहना है कि स्ट्रेस कम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, गपशप करनी है और थोड़ा सा हंस के रहना है और हमेशा आनंद में रहना है। नमस्कार, धन्यवाद।